नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज का सबसे फ्रेश बुलेटिन नंबर 1 शो 4 का फायर। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। न्यूज इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा शो जिसमें खबरों में रफ्तार भी है और साथ ही विस्तार भी। इस बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार से तमाम खबरें दिखाते हैं, वीडियो सबूत होते हैं उन खबरों में, और साथ ही देश दुनिया की हर अपडेटेड वीडियो के साथ साथ तमाम छोटी से बड़ी खबर आपके सामने हम रखते हैं। तो अगले 1 घंटा आप रहिए 4 का फायर के साथ। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी बिल्कुल फेल है। गिरफ्तारी हुई, छापेमारी हुई, एक्शन के बावजूद भी लोग शराब पीकर सड़कों पर गिर रहे हैं। वीडियो सबूतों में ग्राउंड जीरो से पूरी पुख्ता खबर आपके सामने रखेंगे। कहां पर रोड रेज में बंदूकें निकल गईं, तलवार से एक दूसरे को मरने मारने पर आमदा हो गए लोग। आगे तस्वीरों में आपको पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। फीफा वर्ल्ड कप की जीत की खुमारी में डूबे अर्जेंटीना में पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में क्यों भिड़ गए? जापान आइस एज में कैसे चला गया है? भूकंप के झटकों से कैलिफोर्निया के किन किन शहरों में भारी नुकसान की खबर है? न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी भी क्या कुछ है अलग अलग देशों में? ये खबर भी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप अपने बच्चों को लेकर और ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। दिल्ली वालों को नशे से बचाने के लिए सरकार ने अब क्या एक्शन लिया है, वीडियो सबूतों में आपको सारी खबरें बताएंगे। लेकिन अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पालघर से खबर है, जहां रोड रेज की घटना के किसने बंदूक तान दी, तलवार लहराई और फिर खुल्लम खुल्ला सड़क पर दहशत का माहौल बन गया। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। सड़क पर सब कुछ आम दिनों की तरह नजर आ रहा है, तभी अचानक एक एक्सीडेंट होता है और हंगामा मच जाता है। देखिए कैसे टक्कर के बाद पिकअप वैन का ड्राइवर तलवार जैसा धारदार हथियार लेकर ट्रक से उतरता है और दूसरी गाड़ी के ड्राइवर पर हमला बोल देता है। मुंह पर रुमाल बांधे ये शख्स बंदूक लेकर लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। इस शख्स के हाथ में हथियार को देखते ही दूसरी गाड़ी में सवार लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। हाई वोल्टेज हंगामे की यह तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर की है, जहां 2 गुटों के बीच टक्कर के बाद मारपीट हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में एचएस दादू नाम का एक शख्स जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 3 अज्ञात हमलावरों गिरफ्तार करने आई पुलिस पर फैंस उग्र हो गए और पुलिस से बहस करने लगे, जिसके बाद फैंस ने पुलिस वालों पर पत्थरों और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। पुलिस ने भी उग्र हो चुके फैंस पर रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस झड़प के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूरी रात अर्जेंटीना की राजधानी में यह हंगामा होता रहा। कई घंटे बाद पुलिस ने लोगों पर काबू पाया और सड़कों को खाली कराया गया। और ये खबर उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपको खास सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा एक वीडियो एमपी के दमोह से सामने आया है, जिसे आप देखेंगे तो आप समझेंगे हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वहां पर खेल खेल में एक 7 साल का बच्चा 28 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, लेकिन जो उसका दोस्त था उसने वक्त पर इसकी जो सूचना है आसपास के लोगों को दे दी। जैसे ही लोगों को इस बात की सूचना मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और उसे गहरे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मासूम अचानक से कुएं में गिर गया। हालांकि 40 फीट गहरे कुएं में गिरने के कुछ ही समय बाद बच्चे को बचा भी लिया गया। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें घर में लोग बच्चे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दमोह के सिविल वार्ड में मंगलवार की शाम पवन जैन के आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्चा आंगन में बने गहरे कुएं की जाली पर चढ़ गया। कुएं पर लगी जाली अचानक से टूट गई और मासूम कुएं में जा गिरा। बच्चे को कुएं में गिरता देख दूसरे बच्चे ने शोर मचाया। बच्चे की आवाज सुनकर जैन परिवार के सदस्य बाहर निकले और फिर घर के मालिक पवन जैन ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचा लिया। परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद से पवन जैन कुएं में उतरे और कुछ ही मिनटों में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना घर के आंगन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मासूम की जान बचने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तमाम सरकारी एक्शन के बावजूद भी बिहार में लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैशाली से फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। शराब नहीं मिली तो संजीत नाम के शख्स ने मिथाइल अल्कोहल का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल में वो अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है।
अस्पताल के स्ट्रेचर पर यह शख्स तड़प रहा है, ये नशे की हालत में। इसके पेट में तेज दर्द हो रहा है और बीच बीच में ये कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा है मगर बोल नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें बिहार के वैशाली से आई हैं। जहरीली शराब पीने के कारण इस शख्स की हालत खराब है। मामला वैशाली के मेहनर अस्पताल का है। पुलिस को संजीत कुमार नाम का ये शख्स सड़क के किनारे तड़पता हुआ दिखा, जिसके बाद पुलिस इस अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस संजीत कुमार ने मिथाइल अल्कोहल पिया है, जिस कारण ये शख्स सड़क पर लेटकर तड़पने लगा। अस्पताल में पहुंचे संजीत कुमार की हालत को डॉक्टर्स ने गंभीर बताया और उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बिहार में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छपरा में कई लोगों की मौत के बाद जहरीली शराब पीने के एक के बाद एक कई मामले भी सामने आ चुके हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी की लाख कोशिशें कर लें, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। नीतीश कुमार के सरकारी आवास से महज 2 किलोमीटर के दायरे में शराब की इतनी बोतल मिली कि आप गिनती करते नहीं थकेंगे। टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता की हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक कई बोतलें पाई गई हैं। हमारे सहयोगी साकेत कुमार की इन्वेस्टिगेटिव एंड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन की भी मुस्तैदी दिख रही है। जब मौत हो रही है तो प्रशासन भी जागता हुआ दिख रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है शराबबंदी की, वो तस्वीर दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। हम पटना में मौजूद हैं। पटना के गर्दनीबाग इलाके में है, जहां ये डंपिंग यार्ड है। यहां पर कचरे को डंप किया जाता है और यहां पर वो हकीकत हमें नज़र आई जो कि शराबबंदी की पोल खोल रहा है। आप देखिए, पटना नगर निगम का यहाँ बोर्ड भी लगा है और यहाँ पर देखिए ये जो डंपिंग यार्ड है, यहाँ पर किस तरह से बोतलें जो है वो पड़ी हुई है। आखिर जिस राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, जहाँ पर शराब मिलना मुश्किल होना चाहिए, वहाँ पर देखिए किस तरह से बोतलों का जखीरा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। खाली बोतलें हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये तमाम जो बोतलें हैं वो नई बोतलें हैं, ये पुरानी बोतलें नहीं हैं, ये सभी नई बोतलें हैं। देखिए आप, ये एक शराब की बोतल है और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी है। तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 से 2 दिन पहले इसे कंज्यूम किया गया है और उसके बाद ये बोतल जो है, खाली बोतल, वो यहाँ कचड़े में फेंका गया है। आप लोग चुनते हैं कचरा, यहाँ पर बराबर मिलता है बोतल? हाँ, बराबर मिलता है। अच्छा, बहुत सारा बोतल रहता है? हाँ, बहुत सारा। अच्छा, तो आप लोग इसको फिर कचरा वाले को बेच देते हैं आप? हाँ, हम लोग बेच देते हैं। कबाड़ी वाले को? हाँ, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अच्छा, तो ये हमेशा आप लोग कितना चुन लेते हैं रोज बोतल? रोज हमने के 10 को 12 को मिलता है। अच्छा, एक आदमी को 12-14 बोतल मिल जाता है? हाँ। तो देखिए, ये कह रहे हैं एक आदमी, और यहाँ पर कई लोग हैं जो कि देखिए आप कचरा चुनने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और इन लोगों को इसी तरह बोतलें जो है ये मिलती हैं। यहाँ पर सवाल शराबबंदी के ऊपर उठता है कि आखिर जो दावे किए जाते हैं शराबबंदी को लेकर, और ख़ास करके जो मौतें शराब से हो रही है, उसके बाद सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आखिर ये जो शराब है वो बिहार में आ कैसे रही है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन इसे रोकेगा? सवाल ये है हमारे सिस्टम से कि आखिर मुख्यमंत्री सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, बल्कि उनका काम ये भी है कि इस तरह की जो शराब बिहार में खुलेआम आ रही है और खुलेआम बिक रही है, उसे भी वो रोके, तब जाकर कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी सफल होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। वहीं इसी तरह से पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर फिरोजपुर में मसूरवाल गांव है, जहां पर शराब फैक्ट्री का लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता मनोज कुमार की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम पंजाब के फिरोजपुर जिले में हैं, जहां पर जीरा गांव के मंसूरवाल में एक शराब फैक्ट्री के बाहर किसानों ने और यहां स्थानीय लोगों ने पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। जुलाई से ही जो पक्का मोर्चा है, किसानों का जो धरना है, वो यहां पर चल रहा है। दरअसल ये माल ब्रोज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक शराब फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है, जिसके अंदर अल्कोहल और एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस फैक्ट्री की वजह से यहाँ जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो लगातार प्रदूषित हो रहा है और यहाँ पर जो
चाहे ट्यूबवेल हो या हैंडपंप हो, उनसे जो पानी निकल रहा है वो प्रदूषित है। और इसी के विरोध में करीब 24 जुलाई से जो धरना प्रदर्शन है किसानों का वो चल रहा है। ये फैक्ट्री का गेट नंबर 1 है। आप देखेंगे कि इसके सामने कटीले तार लगाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कल किस तरीके से यहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, लाठियां जमकर चली थी। उसके बाद से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई। और क्या नाम है जी आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, स्थानीय लोग हैं, आप यहीं रहते हैं? इससे रहने वाली नजदीकी है पिंड वकीला वाला। अच्छा, ये बताइए क्या विरोध क्या है? इस फैक्ट्री की वजह से क्या नुकसान हो रहा है? फैक्ट्री नुकसान हो रहा, साडा पानी खराब हो रहा, पानी थल्ले पा रहे आ, हवा प्रदूषित कर रहे आ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ। क्या कहना चाहते हैं इसकी वजह से क्या नुकसान? ਇਹ 2007 ਚ ਲੱਗੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਉਹਦੇ 40 ਏਕੜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ बोर करके 10-10 फुट डूंगे बोर के थल्ले पानी सिटिया, साढ़े सारे पिंडों का पानी खराब हो गया। आप कह रहे हैं कि जमीन में बोरिंग करके पानी जमीन के अंदर डालें, जो जहरीला पानी वो नीचे जा रहा है। पानी बिल्कुल बोरों के बीचों लान निकल रही है। सरकार की तरफ से काफी प्रेशर है, पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हटाया जाए ये धरना। और कल हमने देखा किस तरीके से झड़प हुई थी, यहाँ पर बाकायदा पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। लेकिन जो किसान है उनके हौसले में कोई कमी दिखाई नहीं देती है। और आप देखिए ये यहाँ से हम तस्वीरें दिखा पाएंगे, ये फैक्ट्री है, गेट नंबर 1 है, उसके सामने धरना चला है। और वहाँ से लेकर आप देखिए जहाँ तक बाईं तरफ जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है, आप देखेंगे पंडाल लगे हुए हैं। जो किसान हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और फैक्ट्री बंद कराने की जो उनकी मुहिम है उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल माहौल शांत है। कल तनावपूर्ण स्थिति जरूर बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल शांति है यहाँ पर। और प्रशासन की, सरकार की भी कोशिश है कि किसानों को समझा बुझाकर कोई सहमति बनाई जाए। फिरोजपुर से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। जापान से खबर है। जापान में मौसम के स्ट्राइक से जनजीवन बेहाल है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी वहां पर हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक सफेद बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। भारी बर्फबारी की वजह से देखिए गाड़ियां जो है वो हाईवे पर फंसी हैं, बिजली गुल हो चुकी है, आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। बर्फ कटर मशीनों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, लेकिन जितना बर्फ यहां पर हटाया जाता है, कुछ ही समय में उससे ज्यादा बर्फ सड़कों पर एक बार फिर से जम जाता है। मौसम खराब होने की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों को काफी अहम जरूरत होने पर भी घरों से निकलने की चेतावनी दी गई। रिपोर्ट देखिए। जापान के नेगाटा, तोहोकू और टोक्यो के उत्तर में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रिकॉर्ड स्तर पर बर्फ गिरने से गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई हैं, बिजली गुल हो गई है और आवाजाही ठप हो गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक निगाटा प्रांत में सड़कों पर भारी बर्फबारी हुई है, जिस कारण वहां रेस्क्यू के लिए टीमों को भेजा गया है। बर्फबारी की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ इस इलाके में एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोग पहुंचे और बर्फ में फंसी एम्बुलेंस को यहाँ से निकाला गया। बर्फ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। घर, गाड़ियां, पेड़, सब पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है और गाड़ियों की रफ्तार स्लो हो गई है। लोग फावड़े और आइस कटर की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में जुटे हुए हैं। निगाटा में 20,000 घरों की बत्ती गुल है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोग ढाबे में बेफिक्र होकर खाना खा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल सीधे मौत से उनका आमना सामना होने वाला है। लोग खाना खा रहे थे, तभी एक बेकाबू गाड़ी ढाबे में आ घुसी और कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी। गुजरात के सूरत के सरोरी इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक ढाबे में तेज रफ्तार पिकअप जा घुसी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग बाल बचे। हादसा ढाबे के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे के दौरान ढाबे में माली कर्मचारियों समेत करीब 12 लोग थे। इस दौरान एक बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर बापना बागीचा नाम के ढाबे में आ घुसी। एक युवक बोलेरो की सीधी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि ढाबे के अंदर कुछ ग्राहक बैठे और लेटे हुए मोबाइल फोन में बिजी हैं। इनमें से एक ग्राहक कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था।
जो सीधे पिकअप की चपेट में आ गया। हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। वाकई में ये तस्वीर ये दर्शाती है कि आखिर किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर जो कुछ लोग थे वो सुरक्षित वहां से निकल गए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भूकंप की। 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटकों से उत्तरी कैलिफोर्निया दहल गया। अर्थक्वेक इतना तेज था कि कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कई जगहों पर कई पुल और सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बिजली की लाइन भी गिरी है और एक इमारत में आग भी लग गई। उत्तरी कैलिफोर्निया में मंगलवार देर रात 2:34 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप उत्तरी कैलिफोर्निया के फेरेंडेल क्षेत्र के पास आया, जो सैन फ्रांसिस्को से लगभग 345 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और प्रशांत तट के करीब है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। इस भूकंप का केंद्र तट के पास 10 मील की गहराई में था। शक्तिशाली भूकंप कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर काफी तेज था, जिससे वहां पर ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हम्बोल्ट काउंटी के आसपास की सड़कों और घरों को काफी नुकसान हुआ है। इस भूकंप में कम से कम दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की वजह से कई घरों की बिजली कट गई और शहर में गैस रिसाव भी हुआ। एक इमारत में आग लग गई, जिसे जल्द ही बुझा लिया गया। साथ ही 2 अन्य इमारतें भी ढह गईं। भूकंप में घायल होने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई के सिर में चोट लगी है। कर्नाटक के हुबली में टेंशन की आंच में एक बार फिर से यहां पर तस्वीर नजर आती है। इस बार टेंशन की वजह दरगाह का एक हिस्से को गिराए जाना है। कोर्ट के आदेश के बाद हुबली प्रशासन बुलडोजर लेकर मजार का अवैध हिस्सा गिराने के लिए पहुंचा, लेकिन यहां पर जमकर विरोध हुआ। कर्नाटक के हुबली में दरगाह पर एक्शन को लेकर तनाव है। दरगाह का एक हिस्सा गिराए जाने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम का भारी विरोध हुआ। प्रशासन कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से मजार का अवैध हिस्सा गिराने पहुंचा। इस एक्शन का वहां पर मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। फिलहाल तनाव देखते हुए दरगाह के पास भारी संख्या में 5 डिप्टी एसपी समेत भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिस जगह पर एक्शन लिया जाना है उसके चारों ओर 3 शेड से कवर किया गया, मगर मुस्लिम समुदाय का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। प्रशासन का बुलडोजर भी मौके पर पहुंच चुका है। आज मजार पर एक्शन की तैयारी है। हुबली में पुलिस का कहना है कि वो मजार पर इस एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। और कोरोना को लेकर इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन सर तो कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और अब बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से गाइडलाइंस जारी करने की भी बात कही गई है। खासतौर से प्रदेशों को एहतियात बरतने की बात कही गई है। एक परिवार के नियम के लिए ढिलाई नहीं बरती जा सकती पूरे देश में, ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से कहा गया। दरअसल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर चिट्ठी राहुल गांधी को मांडविया की तरफ से लिखी गई थी, जो देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि आप नियमों का पालन कीजिए। अगर इस यात्रा में नियमों का पालन नहीं हुआ तो इस यात्रा को रोक दीजिए। और उसी बात का एक बार फिर से जिक्र करते हुए कि एक परिवार के नियम के लिए पूरे देश की जिंदगी को हम दांव पर नहीं लगा सकते, ये मनसुख मांडविया की तरफ से कहा गया है। तो किसी एक परिवार के लिए देखिए ढील यहां पर नहीं दी जा सकती है। साफ तौर पर कहा गया है
सीधे तौर पर निशाना गांधी परिवार पर था, क्योंकि लंबे वक्त से अभी फिलहाल ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चल रही है। अभी हाल ही में देखिए हिमाचल के जो मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने खुद यहाँ पर हिस्सा लिया था भारत जोड़ो यात्रा में। और अब जब लगातार मामले बाहर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी बीच में एहतियात कितने ज्यादा बरतने चाहिए, इसको लेकर काफी ज्यादा सख्ती बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये बात सब समझ रहे हैं और ये कहा गया है कि एक और बैठक जो है इसको लेकर की जानी है, समीक्षा बैठक मौजूदा स्थिति को लेकर। और आज जिस तरीके से बैठक भी हुई है जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे थे, उसमें तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे। सभी जो अधिकारी उसमें मौजूद थे उन्होंने मास्क लगा रखा था और बार बार ये बातें कही जा रही हैं। जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, उसमें कोविड गाइडलाइंस या जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल वो फॉलो नहीं किया जा रहा। और कई लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष को जवाब का। ड्रग्स के मुद्दे को सदन ने गंभीरता से लिया। ड्रग्स एक गंभीर समस्या है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ड्रग्स से लाखों परिवारों को बर्बाद किया है ड्रग्स ने। ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम का लक्ष्य है नशा मुक्त हो भारत। ड्रग्स के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर काम करें। लोकसभा में गौरव गोगोई ने नशीली दवाओं पर चर्चा के दौरान पेगासस और सर्विलांस का मुद्दा छेड़ा। अमित शाह ने कहा, तथ्य के साथ करें बात। गुजरात में पकड़े गए ड्रग्स के सवाल पर अमित शाह का जवाब। कहा, शुतुरमुर्ग नीति से देश को नहीं बचा सकते हैं, आंधी को सीने पर झेलना पड़ता है। चीन पर चर्चा को लेकर गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया प्रदर्शन। 12 राजनीतिक पार्टियां शामिल। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद रहे। चीन मुद्दे पर सोनिया गांधी का बयान। कहा, चीनी घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय है, पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। सोनिया गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार चीन पर चर्चा नहीं चाहती, देश को सही स्थिति नहीं पता चल रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, हम सेना की वीरता का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को चीन मुद्दे पर सभी के साथ चर्चा करनी चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी। कहा, बिहार पर दिए गए बयान के लिए सदन के सभी नेताओं से माफी मांगे पीयूष गोयल। कोरोना नियमों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी। यात्रा में कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बीजेपी की चिट्ठी पर दिग्विजय सिंह का बयान। का सरकार पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दे, बाद में कोरोना गाइडलाइंस पर लिखे चिट्ठी। स्वास्थ्य मंत्री की राहुल को नसीहत पर भड़की कांग्रेस पार्टी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यात्रा से मोदी सरकार बौखला गई है। अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सवाल। कहा, क्या चुनाव में कोरोना नियमों का पालन हुआ? पूरे देश के लोग यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मनसुख मांडविया के पत्र पर कांग्रेस पार्टी का बयान। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, सरकार मामले का राजनीतिकीकरण कर रही है। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी का बीजेपी की चिट्ठी पर बयान। का भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी के पास राहुल के सवालों का जवाब नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज का ट्वीट। लिखा, भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ जीत की जंग है। मांडविया की चिट्ठी को लेकर गहलोत का ट्वीट। लिखा, जनसमर्थन से घबराई है केंद्र सरकार, बीजेपी का उद्देश्य यात्रा को प्रभावित करने का है। सीएम गहलोत की ओवैसी ने ट्वीट किया। लिखा, अगर स्वास्थ्य मंत्री की चिंता जायज है तो पहले प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए पत्र। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेल्फी ले रहे कार्यकर्ता का राहुल गांधी ने हाथ झटका। अर्जुन राम मेघवाल ने वीडियो शेयर कर राहुल पर कसा तंज। बीजेपी ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कार्यकर्ताओं पर ही गुस्सा हो रहे हैं राहुल गांधी, ये है मोहब्बत की दुकान की असली हकीकत। किरण रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना। का आजादी की बात से कांग्रेस सीमावर्ती क्षेत्रों का नहीं करना चाहती थी विकास। गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी ने कहा था कि सेना पिट गई, सेना का मनोबल तोड़ने के लिए देश से माफी मांगे राहुल। गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना। का कांग्रेस संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहती, सिर्फ चाहती हंगामा। भारत जोड़ो यात्रा पर गौरव भाटिया का बयान। बोले, देश तोड़ने वाली मानसिकता के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। नूह में राहुल गांधी का बयान। कहा, आजकल जनता और नेताओं के बीच खाई बन गई है, हमने यात्रा में इस खाई को मिटाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, इसीलिए यात्रा शुरू की, नेता और जनता के बीच खाई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम भारत में 13 करोड़ जनजातीय लोगों के विकास पर दे रहे हैं जोर। 30 दिसंबर को कोलकाता जाएंगे प्रधानमंत्री। नमामि गंगे कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का गंगा सागर मेले पर एक अहम बैठक। मीटिंग में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने ली नमामि गंगे की बोर्ड मीटिंग। मुख्यमंत्री बोले, 2025 प्रयागराज कुंभ में सफल होगा अविरल गंगा का संकल्प। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे संसद भवन। दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार पहुंचे पार्लियामेंट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर निशाना। कहा, भ्रष्टाचार फैलाने
के बाद जांच एजेंसी पर उठाए जाते हैं सवाल। अनुराग ठाकुर बोले, लोग पहले भ्रष्टाचार फैलाते हैं और बाद में कहते हैं कि एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। गौरव भाटे का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान, शराब घोटाले में जनता को करोड़ों का नुकसान। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर संजय राउत का बयान, का कर्नाटक के सीएम मुद्दे को भड़का रहे हैं, चर्चा के जरिए भी हो सकता है समाधान। गुरुग्राम में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता कार्यक्रम का आयोजन, दलाई लामा का कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से बातचीत की। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के घर से 2 किलोमीटर दूर मिली शराब की कई बोतलें, बिहार में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम बिक रही है शराब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर कहा, जो पिएगा वो मरेगा, हम इसका और प्रचार करेंगे। एनएचआरसी की टीम पर नीतीश कुमार ने कहा, यह राज्य का मामला है, एनएचआरसी को दूसरे राज्यों में भी जाना चाहिए। जहरीली शराब मामले में बिहार विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की तबियत बिगड़ी, आंखों की रोशनी जाने के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। बिहार के वैशाली में जहरीली शराब को कहर, नशे की हालत में बीच सड़क पर तड़पता दिखा युवक, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। राष्ट्रीय मानवाधिकार 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लगी, एक ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत, दूसरे ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। पटना में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, करोड़ों के नुकसान की आशंका। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर चल रहे धरने का भारतीय किसान यूनियन ने किया समर्थन, धरना स्थल पर पहुंचे बीकेयू कार्यकर्ता। धरने को लेकर एसएसपी कंवरदीप कौर ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत की, कहा सीएम के साथ बैठक में किसानों ने धरना खत्म करने की कही थी बात। एसएसपी कंवरदीप कौर बोली, हमने सिर्फ उन लोगों पर कार्रवाई की है जिन्होंने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक के मैसूर से सांसद प्रताप सिन्हा का कुलपतियों की नियुक्ति पर बयान, कहा कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सरकार 6 करोड़ लेती है रिश्वत। कर्नाटक के हुबली में दरगाह गिराए जाने पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, शहर में तनाव का माहौल, अलर्ट पर प्रशासन। विवाद के बाद दरगाह के पास में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात, 500 मीटर तक आवागमन किया गया बंद। एनआईए ने विशेष अदालत में किया खुलासा, केरल पीएफआई सदस्य अलकायदा के संपर्क में, जांच एजेंसी ने जानकारी। देश के 3 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, यूएपीए केस में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में एनआईए की रेड। हरियाणा के सिरसा में एनआईए की छापेमारी, तख्तमल और चौटाला गांव में रेड, 2 देसी कट्टे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। ड्रग्स तस्करों पर एक्शन में प्रशासन, भारत पाकिस्तान सीमा से 25 किलो हेरोइन बरामद, आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में खेलते वक्त कुएं में गिरा मासूम बच्चा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बच्चे को बचाने के लिए कुएं में उतरे दादाजी, रेस्क्यू में लगा पूरा परिवार, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। एमपी के गुना में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। जबलपुर पुलिस ने एक संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार किया, 2 दिन पहले ट्रैक्टर पर भिंडरावाले की फोटो लगाकर रैली में हुआ था शामिल। जालौर में भवरानी में शराब माफियाओं ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, रात 8 बजे के बाद ठेका बंद करवाने गई थी पुलिस। धौलपुर में नदी किनारे मिला साधु का शव, प्लास्टिक कट्टे में मिले साधु के शव के 4 टुकड़े। लखनऊ में एक्शन में आयकर विभाग की टीम, कई व्यापारियों के घर इनकम टैक्स का छापा, आईटी की जांच जारी। लखनऊ में यूनिवर्सिटी प्रशासन का आदेश, गर्ल्स हॉस्टल में रात 8 बजे के बाद में एंट्री नहीं, आदेश ना मानने वाली छात्राओं पर होगी कार्रवाई। बीएचयू विश्वविद्यालय के छात्रों को कुलपति के खिलाफ निकाला जुलूस यात्रा, छात्रों ने निकाली और कहा कि हिंदू आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कर रहे हैं काम कुलपति। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया, कानपुर की जेल से महाराजगंज जेल भेजा गया। सीबीआई ने अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, 3 जनवरी तक देशमुख की रिहाई न करने की मांग की, आज कोर्ट मामले पर करेगा सुनवाई। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड पर एनआईए का खुलासा, सरतन से जुदा की विचारधारा से प्रेरित था हत्या करने वाला संगठन। पालघर में 2 गुटों के बीच झड़प में चली तलवार, घटना में एक शख्स जख्मी, 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र की अंबरनाथ में पाइप बनाने वाली कंपनी में हादसा हुआ, एक मजदूर की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन, हिंदू जन जागृति समिति ने धर्मांतरण के खिलाफ उठाई आवाज, जाहिर की नाराजगी। दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3000 किलो ड्रग्स डिस्पोज किया गया, इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स की कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए। दिल्ली के करोल बाग में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, सिर पर काले पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, चीनी सामान का बहिष्कार करने की मांग की। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में एक और अटेम्प्ट बढ़ाने की करें मांग, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें लेट, लोगों को हो रही है भारी परेशानी।
देहरादून में महिला ने पुलिस के साथ झड़प की। झड़प के दौरान महिला को हार्ट अटैक आया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मणिपुर में पिकनिक पर गई स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, कई छात्रों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जम्मू कश्मीर में वेतन को लेकर कश्मीरी पंडित प्रवासी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने को तैयार। एलन मस्क बोले, ट्विटर के सीईओ पद के लिए कोई दावेदार मिलेगा तो दे दूंगा इस्तीफा। कोरोना पर समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। बैठक के बाद डॉक्टर वीके पॉल का बयान, भीड़भाड़ में मास्क पहने, हर हफ्ते होगी कोविड को लेकर बैठक। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का बयान, कहा चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से बढ़ाई चिंता। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का ट्वीट, चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक की मांग की। चीन में बढ़ते कोरोना के हालात को देखते हुए मांग की गई। चीन ने सिंध सरकार के समक्ष अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कहा कर्मचारियों को लगातार मिलती जा रही हैं धमकियां। ताइवान ने 11 चीनी सैन्य विमानों समेत 3 नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया, लगातार घुसपैठ की कोशिश में है ड्रैगन। तानाशाह किम जोंग उन की बहन की धमकी का अमेरिका ने जवाब दिया, कोरिया द्वीप के समीप उड़ाया B-52 और F-22 लड़ाकू विमान। हवाई द्वीप पर भयंकर तूफान का कहर, तूफान के कारण गिरे पेड़, बिजली भी हुई गुल। जापान में भारी बर्फबारी के बाद यातायात प्रभावित, सड़कों के बीच सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पर तालिबान ने रोक लगाई, अमेरिका का बयान, कहा अफगानी महिलाओं का करेंगे सपोर्ट। नेटो और रूस में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सांसद का बड़ा दावा, कहा नेटो से भिड़े तो 3 दिन में रूस का खेल हो जाएगा खत्म। रूस और बेलारूस सेना की कॉम्बैट ट्रेनिंग, बेलारूस में 29 दिसंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत की तारीफ की है, कहा अमेरिका के दबाव में आकर रूस के रिश्ते खत्म नहीं कर रहा भारत। पहली बार अमेरिका के दौरे पर जेलेंस्की, आज वॉशिंगटन जाएंगे प्रेसिडेंट जेलेंस्की, व्हाइट हाउस में बाइडेन से करेंगे मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए दिखाई यूक्रेन में भारी तबाही। यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज के डिप्टी हेड का बड़ा बयान, कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए 3 बार बदली तारीख। विश्व बैंक ने यूक्रेन को $610 मिलियन की आर्थिक सहायता दी है, आवंटित किए हैं इतने पैसे, और विश्व बैंक की वेबसाइट से जानकारी मिली। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में WHO का बयान, कहा दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया पर पड़ रहा है असर। आज बीसीसीआई शीर्ष परिषद की अहम बैठक, T20 के लिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की किस्मत का आज फैसला, बीसीसीआई कर सकती है कुछ बड़ा बदलाव। सौ बड़ी खबरों के बाद आइए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। साल 2022 खत्म होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल के आगमन के लिए दुनिया भर में तैयारियां भी जारी। अब आपको हम न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां नए साल के स्वागत के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। दुनिया में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोग अभी से नए साल के स्वागत में जुटे हैं। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की हैं, जहां नए साल के स्वागत के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। टाइम्स स्क्वायर 2023 के वेलकम के लिए एक खास नंबर बोर्ड पर बनाया गया है। इस नंबर बोर्ड में 2023 के नंबर को खास तरह के 600 LED बल्ब से सजाया गया है। इस नंबर बोर्ड की लंबाई करीब 7 फीट है। लोगों में इस बोर्ड को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो लोग टाइम्स स्क्वायर पर घूमने के लिए आ रहे हैं, वो इस बोर्ड के साथ सेल्फी जरूर ले रहे हैं। आपको बता दें, हर साल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का शानदार अंदाज में स्वागत किया जाता है। इस साल भी न्यू ईयर के वेलकम की तैयारियां जोरों पर हैं। चले बढ़ते हैं आगे। देश में हर गुजरते दिन के साथ एक तरफ जहां सर्दी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हर दिन कम हो रही है, जिसके चलते सड़क पर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, पटना में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लग गई। हादसे में चालक और कंडक्टर की जलकर मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में सुबह घनी धुंध के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई।
बताया जा रहा है कि धनरुआ में इलाहाबाद बैंक के पास बुधवार की सुबह अलग अलग दिशा से आ रही 2 ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। जोरदार टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लग गई, जिसमें सवार चालक और कंडक्टर जिंदा जल गए। हादसे के बाद ट्रकों से उठ रही आग की लपटें काफी दूर से देखी जा सकती थी। हादसे के बाद मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए और घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक दूसरे ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस अब इस हादसे की जांच करने में जुटी हुई है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, चीन से भारत आने वाले लोगों की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है, चीन से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। खासतौर से चीन में जिस तरह से एक बार फिर से कोविड ब्लास्ट हुआ है और चीन में बहुत तेजी से बढ़ते मामलों के चलते भारत में एहतियाती कदम उठाए जाना शुरू हो चुके हैं। जो फ्लाइट्स, जो यात्री चीन से भारत के लिए आ रहे हैं, अब उनकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद में ही वो आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि जो पहले फर्स्ट और सेकंड वेव में जो स्थिति थी, अब एक बार फिर से उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारत। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, खबर यह है कि चीन से आने वाले जो लोग हैं या फ्लाइट्स हैं, उसमें लोगों की जांच की जाएगी। जी हाँ, देखिए जिस तरह से देश में तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा दुनिया में भी चीन की हालत बहुत खराब है। वहां पर जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये भी इस तरह की आशंका है कि आने वाले कुछ दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। तो ऐसे में अभी से भारत सरकार में बाकायदा प्रिकॉशन को देखते हुए यहाँ पर एक बैठक भी हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक ली, जिसमें तमाम अधिकारी थे। इसके अलावा के पॉल जैसे जानकार भी थे, जो इससे लड़ने के लिए जो एक टास्क फोर्स बना हुआ था कि कैसे आने वाले टाइम के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए ये तय किया गया है कि पहले तो चीन से आने वाले जो यात्री हैं उनकी जांच की जाए, एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग लिया जाए ताकि किसी दूसरे देश से भी जो लोग आ रहे हैं उसकी भी जांच रखी जाए, नजर रखी जाए। इसके अलावा ये भी हुआ है कि जो अलग अलग तरह के वेरिएंट्स देश में है, फिलहाल अगर देखें तो देश में करीब 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट्स हैं। उसमें सबसे ताजा है BF7 है और ओमिक्रॉन के भी वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं और देश में डेल्टा वेरिएंट्स भी कहीं है। तो ऐसे में किस तरह से प्रिकॉशन करने चाहिए। छुट्टी का समय आ गया है, मार्केट में भीड़ है, लोग टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हैं, तो भीड़ में लोग मास्क पहने, मास्क का इस्तेमाल करें। इन तमाम चीजों को लेकर नजर है कि आने वाले टाइम में अगर संख्या बढ़ती है, कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती है, तो उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। उन तमाम हालातों को लेकर आज बैठक भी की गई और उसको रोकने के लिए नजर भी बनाया गया है कि क्या क्या ये कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। एक बार आपको सुना देते हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। तो अब एहतियात बरतने की जरूरत है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुना। दरअसल चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आते हैं। लगातार किलर कोरोना से लोगों की जान भी जा रही है। चीन के अस्पतालों में लाशों का अंबार देखने को मिल रहा है। चीन में तो कोरोना विस्फोट एक तरीके से हो चुका है। लेकिन देखिए एक बार फिर से दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज रही है। भारत में भी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। चीन में कोरोना विस्फोट के हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में मरीजों की भारी भीड़ इकट्ठा है। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जिधर भी कैमरा जाता है उधर सिर्फ मरीज ही मरीज नजर आते हैं।
इमरजेंसी रूम के अंदर से लेकर बाहर कॉरिडोर तक हर जगह बस मरीज ही नजर आ रहे हैं। किसी का व्हील चेयर पर इलाज हो रहा है तो किसी को अस्पताल के कॉरिडोर में बेड पर लिटाया गया है। तियानजिन शहर में कोरोना से हालात कितने चिंताजनक बने हुए हैं, अस्पताल की ये तस्वीर उसी बात की तस्दीक कर रही है। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल किसी सब्जी मंडी या भीड़ भाड़ वाली जगह की तरह नजर आ रहा है। कोरोना में 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी कही गई है, लेकिन अस्पताल में भीड़ इतनी ज्यादा है कि 1 इंच की दूरी भी नजर नहीं आती। ये तस्वीरें न सिर्फ चीन में कोरोना विस्फोट के बाद बने भयंकर हालात की गवाही दे रहे हैं, बल्कि चीन के कोरोना को कंट्रोल करने वाले झूठ का पर्दाफाश भी कर रहे हैं। दरअसल देखिए, कोरोना जो है एक बार फिर से डराने लगा है। चीन से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की समीक्षा बैठक की गई थोड़ी देर पहले। तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने मंथन किया। एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जो कोरोना की रोकथाम में अहम भूमिका निभा सके। जी हाँ, लेकिन इस बीच संक्रमण पर सियासत भी जमकर हो रही है। वो सियासत किस तरह की है वो भी समझिए। चीन में कोरोना विस्फोट, WHO की डेंजर रिपोर्ट। कोरोना की वाइल्ड कार्ड एंट्री, खतरे की बजी घंटी। कोरोना पर अलर्ट की घड़ी, कांग्रेस को यात्रा की पड़ी। सरकार ने कोरोना पर चेताया, कांग्रेस को गुस्सा आया। चीन में कोरोना विस्फोट ने WHO समेत दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत सरकार अलर्ट पर है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ सियासत की फिक्र है। कोरोना पर कांग्रेस की सियासत की पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीते कुछ दिनों से सामने आ रही यह डराने वाली तस्वीर देखिए। चीन में यह हालात बने हैं जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद। यही वजह है कि WHO ने भी चिंता जाहिर की है। अपनी रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि चीन ने पिछले हफ्ते जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दी थी, जिसके बाद हालात बिगड़े। WHO ने इस बात का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया। अभी इमरजेंसी खत्म करने को कोरोना को वाइल्ड कार्ड एंट्री यानी कि तबाही की दावत देने जैसा बताया। साथ ही चीन में इस ढील की वजह से अगले साल तक कोरोना में 10 लाख मौत की आशंका भी जाहिर की। यानी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही बचाव है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखकर राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी।